नमस्कार दोस्तों, मिनी टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज से मैं एक चीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ, चाहे यूपीएससी वाली मिनी टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे पीसीएस वाली। जब भी वीडियो की शुरुआत होगी तो शुरू में ही मैं आपसे एक बात कहूँगा और हर वीडियो में कहूँगा। हो सकता है कि कुछ लोग बोर होकर कुछ दिन बाद ये वाला पार्ट स्किप करें, लेकिन जो लोग लगातार इसे सुनेंगे ना, उन्हें लगातार इसका फ़ायदा होगा। कुछ दिन आगे बढ़ने के बाद ये चीज़ उनके अंदर तक बैठ जाएगी और उससे उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा बाकी लोगों की तुलना में। और ये बात कौन सी है? बात यह है कि इस मिनी टेस्ट सीरीज़ के 5 फ़ायदे हैं और वहीं 5 फ़ायदे मैं रोज़ शुरू में ही बताऊंगा, ताकि आप इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ें और उसी खुले दिमाग के साथ चीज़ों को देखें। सबसे पहला फ़ायदा यह है कि आपकी प्रैक्टिस होगी, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन होगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसी तरह से डिस्कस करते हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि कई बार आप देखेंगे कि कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं था। कुछ टॉपिक्स, कुछ तथ्य, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए नई हैं, तो आप यहाँ पर कुछ नया भी सीखेंगे। कभी कभी बातें करते करते मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ जो आपके काम की होती हैं, बहुत ही ज़्यादा काम की होती हैं। तो यहाँ पे आपको तथ्यों से रिलेटेड या फिर आपकी तैयारी से संबंधित नई बातें सीखने को मिलेंगी। चौथी बात यह है, जो कि हम इनपुट की बात करते हैं, आपको यहाँ पता चलेगा कि अभी और क्या पढ़ने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि हमने किताबें पढ़ ली हैं, सब कुछ पढ़ लिया है तो सब हो गया, तैयार हो गया, लेकिन यहाँ आपको रियलाइज़ होगा कि अभी ये पढ़ने की ज़रूरत है, इसे रिवाइज़ कर लेना है, इसे याद कर लेना है, इसे दोबारा से पढ़ लेना है। और पांचवा फ़ायदा ये होगा कि इन चारों चीज़ों को मिला करके आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सही मायने में सब कुछ पढ़ लिया है किसी ने, लेकिन अगर उसके अंदर से ये चीज़ नहीं है कि आत्मविश्वास नहीं आ रहा है, खुद पे भरोसा नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या हो जाता है? लगभग तय हो जाता है कि निकल नहीं पाएगा कुछ। तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और ये पांचों फ़ायदे मैं आपको रोज़ गिनाऊंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, 46, 48 और 51। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब सोचा है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 40। इनपुट की बात करें तो मैंने बार बार कहा है कि पीसीएस एग्ज़ाम्स हो चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, डीपीएसपी और मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। इनके आर्टिकल्स देख लीजिए, इनमें जो संशोधन हुए हैं उनको देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? तो ये हो गया, इसका सही उत्तर है आर्टिकल 40। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे और बाद में एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो ये नोट के तौर पे भी काम करेगी, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? बताइए। 61वां संशोधन, 66वां संशोधन 66, 65वां संशोधन या 69, 69वां संशोधन? इसका सही उत्तर है सी, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बारे में प्रावधान किया गया था, ठीक है? यहाँ देख लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे भी संशोधन हुए हैं, ध्यान रखिएगा, आगे संशोधन हुआ है और उसमें आप देखेंगे कि 338A जोड़ा गया था, ठीक है? मेरे ख्याल से यही है क्या? इसको एक बार कंफर्म करिएगा, ठीक है? हालांकि ये क्वेश्चन सही है, इसका विकल्प भी सही है। इसमें इससे संबंधित जो है ना, 2 आयोग अलग अलग कर दिए गए ना, इसीलिए उसे थोड़ा अलग से सेपरेट करके पढ़ने की ज़रूरत है। और यही इस प्रश्न का इनपुट है कि जाकर देखिए कि अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, बाद में जो है ना, इनमें ऐसा था कि पिछड़ा वर्ग के लिए भी यही लोग देखते थे, तो बाद में अलग से आयोग बना दिया गया। इस चैप्टर को एक बार देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? इसको एकदम क्लियर करके रखिए, आर्टिकल याद करके रखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया था? ये मैंने नोट भी आपको दी है, बताइए। 51, 52, 53, 54, कौन सा संशोधन? इसका सही उत्तर है 52वां संविधान संशोधन। अब यहाँ 1 मिनट के लिए रुकते हैं। इनपुट की बात करें, मैंने एक वीडियो बनाई है संविधान के प्रमुख संशोधन, उसमें भी संशोधन करके दोबारा से मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा टॉप 500 सीरीज़ के लिए, लेकिन वो वीडियो पड़ी हुई है, उसकी नोट आपके पास है।
एक बार उसे देख लीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन है सब वहाँ आपको मिल जाएंगे। उसमें अभी और भी चीज़ें जोड़ी जाएंगी जब नई वीडियो बनेगी तो, ठीक है ना। तो ये इसका सही उत्तर है और इसके बारे में नीचे यहाँ पे लिखा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये संशोधन कब हुआ था, तो कब हुआ था ये चीज़ आप याद रख लीजिए, 1985 की बात है। ओके, आगे चलते हैं। आज सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के ही हैं और ये मैंने एक वो सोचा है कि एक टेस्ट में ना एक ही विषय के लिए जाए ताकि आपका रिवीजन भी हो। जो पांचों बातें मैंने बताई है ना, ये अच्छे से सटीकता से तभी लागू हो पाएगा। अगर ऐसे ढेर सारे मिक्स कर देंगे ना तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो एक बार में एक ही विषय के सारे प्रश्न लिए जाएंगे। चौथा प्रश्न देखिए, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है उनके लिए विधि निर्माण का काम कौन करता है, कौन कानून बनाता है? संसद, लोकसभा, राज्यसभा या राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा कानून बनता है वहाँ पे? बताइए। इसका सही उत्तर है सिंपल सा, संसद कानून बनाती है इनके लिए जिनकी अपनी विधायिका नहीं है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ज़रा देखिए, पता करिए कि भारत में कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी खुद की विधायिका है कानून बनाने के लिए। ठीक है, कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, बढ़िया है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी भी पूछती है कि ये घटना घटी उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे। पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देख लीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी। इसमें एक देखिए, पीसीएस के लिए एक मैं बात बताऊं, उपराष्ट्रपति कौन कौन हुए हैं उनकी एक लिस्ट याद कर लीजिए, उनका टाइम पीरियड याद कर लीजिए। राष्ट्रपति कौन कौन व्यक्ति हुए हैं इनको याद कर लीजिए, और उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति कितने लोग हुए हैं ये बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो एक मज़ेदार बात बताऊं, आप लाखों की भीड़ से ना इस क्वेश्चन के मामले में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो निहायत ही फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है और कठिन प्रश्न है। अगर नहीं याद किया है, नहीं रटा है, तो वो चीज़ें जो है नहीं हो पाएंगी, भूल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको सिखाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने बातचीत में ऐसे करते करते एक निगेटिव धारणा बना रखी है कि रट्टू तोता ना बनो, रटना ये नहीं है, वो नहीं है, रटना बुरी बात है, इस तरह से कुछ कुछ बन गया है। लेकिन सही मायने में ना जो टॉपर भी बनते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रखना है। अब उसके लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे? याद कर लेना। ये थोड़ा सा बड़ा वो सीधा साधा सा मासूम टाइप का शब्द है, लेकिन रट लेना एकदम क्या कहते हैं, खाटी एकदम शुद्ध शब्द है इसके लिए कि आपने उसे रट लिया। रटना नेगेटिव चीज़ नहीं है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको समझना पड़ेगा और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको रटना ही पड़ेगा। इसमें अपने आप से ये बहाना मत बनाइए कि अरे रटने वाली चीज़ें हम थोड़ी पढ़ेंगे, तो फिर सेलेक्ट भी क्या होना। जो चीज़ रटनी है उसे रटनी है। ये वाला जो सेक्शन है ना, इसे आप यही कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसे रटने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है। अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है। देखिए, हाँ, तो इसका उत्तर क्या है जी? इसका उत्तर है बी, राधाकृष्णन। यहाँ देख लीजिए, उस समय जो है 1962 में पहली बार आपातकाल लगा था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 343 से 51, अनुच्छेद 334 से 315, अनुच्छेद 343 से 335 और ये 334 से 135 था, ये 153। काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। और यहाँ से पहले इनपुट की बात कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर ऐसा होता है कि अनुच्छेदों से क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे लोगों के अनुच्छेद वाले प्रश्न गलत हो जाते हैं, और कुछ लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि मुझे सारे अनुच्छेद याद करने पड़ेंगे क्या। ऐसा कुछ नहीं है। आपको शुरू से लेकर के अगर याद करना ही है तो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक आप ऐसे याद कर लीजिए, सीधा सीधा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। इसके बाद आप आगे जाते हैं तो जो मुख्य मुद्दे, जैसे राजभाषा है, महत्वपूर्ण है, चर्चा में भी रहता है, ठीक है, या राज्यसभा के लिए कोई अनुच्छेद है, लोकसभा के लिए कोई अनुच्छेद है, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के, इन पदों के लिए अगर कोई अनुच्छेद है, वित्त आयोग के लिए, चुनाव आयोग के लिए,
उन्हें बस याद कर लीजिए, सारे अनुच्छेद नहीं याद करने, ठीक है। फिलहाल इस पे आते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, इसका उत्तर है प्रश्न संख्या 7 क्या है? सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है किससे है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस में भी बार बार आते हैं प्रश्न। ये देखिए, राजस्व वितरण से संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है, संसद की सदस्यता से संबंधित है, या केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। बहुत सारे लोगों ने मेरे पढ़ने से पहले ही इसका उत्तर खोज लिया होगा, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसका सही उत्तर है डी। यहाँ देख लीजिए, मुख्य परीक्षा के लिए ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए केंद्र राज्य संबंधों के मतलब संबंधों पर चर्चा कीजिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि अभी ये समस्याएं हैं, और अगर सरकारी आयोग की ये फला सिफारिशें हम लागू करें तो कितना अच्छा रहेगा, कितने बढ़िया संबंध हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ें ये हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कब इसने रिपोर्ट दी थी और कब ये सारी चीज़ें जो है मतलब इसका गठन कब किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? निर्वाचन आयोग से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। देखिए ज़रा, निर्वाचन आयोग का काम कौन सा है? चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखों को तय करना, या फिर चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, या चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। मैंने पहले भी कहा था, इनपुट की बात करें तो जब भी आप किसी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। पहली बात यह है कि उसके लिए कोई अगर अनुच्छेद है तो अनुच्छेद ध्यान में रखिए, उसके लिए कोई कानून बनाया गया है तो उसे ध्यान में रखिए, और उसमें सदस्यता कैसी है, कितने समय के लिए है, और कब सेवानिवृत्त होंगे। उससे आगे बढ़ेंगे तो उनके काम क्या है, ये काम से क्वेश्चन, उनकी शक्तियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इसका जो उत्तर है कि पूछा जाए कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है, तो ये नहीं है। अब निर्वाचन आयोग ये नहीं तय करेगा कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ेगा। मतलब हो सकता है कि कुछ क्राइटेरिया बनाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये नहीं कि उम्मीदवारों का चयन करें कि अरे इस पार्टी की ओर से फलाना आदमी चुनाव लड़ेंगे, इसकी ओर से ये चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलत होगा, और क्वेश्चन के अनुसार यही हमारा उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 9, ये बाकी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद ये महत्वपूर्ण है लोक सेवा आयोग के लिए, कभी कभी संयुक्त लोक सेवा आयोग के लिए। अब याद करिए जिन्होंने यूपी पीसीएस दिया था कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए, 1 मिनट जहाज जा रही है, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। हाँ जी, तो हम कहाँ थे? लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 310, 312, 313, 315। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करने की ज़रूरत है। वैसे एक आप देखेंगे लक्ष्मीकांत की अगर किताब आपके पास है, नहीं है तो किसी दोस्त से मांग लीजिएगा, वहाँ पे एक शुरू के कुछ पेजों में संविधान की विशेषताओं वाले चैप्टर में शायद ऐसा कुछ है, वहाँ पे 2 पेज बने हुए हैं जहाँ पे अनुच्छेदों के बारे में जिक्र है कि ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और उसी के आसपास संविधान के भाग भी लिखे हुए हैं, संविधान के भाग 1 में ये है, 2 में ये है, उसे भी आप याद कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 10, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह जो, जैसे मान लीजिए ये विधानसभा की बात हो, जैसे कि यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश से विधानसभाएं हैं ना, तो वहाँ पे कितने सदस्य हैं? 60 से ज़्यादा ही हैं, बहुत सारे हैं, यूपी में तो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसमें कुछ अपवाद भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे राज्य भी हैं हमारे देश में जहाँ पे 60 से कम सदस्य हैं विधानसभा में, वही बताना इसमें कौन है। त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। इसका सही उत्तर है सी, सिक्किम में 60 से कम सदस्य हैं, यहाँ पे उत्तर में आप देख सकते हैं, ठीक है। कभी कभी इसमें संशोधन हो सकता है आगे चल के। तो अपवाद स्वरूप गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी, यहाँ पे 60 से कम है, देखिए 40, 40, 32, 30, ये जो है अपवाद है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, न्यूनतम कितनी संख्या हो सकती है। अधिकतम 500 हो सकते हैं, 500 से ज़्यादा नहीं होंगे, और कम से कम 60 हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 11, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बात हो रही है हाई कोर्ट की, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, हाई कोर्ट की। कहा जा रहा है कि उनके वेतन और भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं। कई तरह की निधियाँ हमारे यहाँ, जैसे भारत की आकस्मिक निधि है, भारत की संचित निधि है, या भारत की लोक लेखा निधि है, या संबंधित राज्य की संचित निधि है। किस पर भारित होता है? भारित होने का मतलब यह है कि किस निधि से पैसा निकालकर उनको दिया जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर है भारत की संचित निधि पर यह भारित होता है, ठीक है। यानी कि भारत की संचित निधि से हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन दिया जाता है, भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है, अब जब यहाँ नीचे आएंगे तो पता चलेगा कि एक मिनट, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, आंसर आप देख लेंगे ऊपर चल के। अभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक कोई अंतर है और मुझे ही थोड़ा सा फेरबदल हो गया मेरे दिमाग में, ठीक है। जबकि जो पेंशन है वो केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होती है। ये मज़ेदार है, कन्फ्यूजन होता है, और देखिए मुझे भी हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जो पेंशन है ये पेंशन किस पे होगा? केंद्र सरकार की संचित निधि से जाएगा। लेकिन जो वेतन और भत्ते हैं वो राज्य सरकार देगी, राज्य सरकार की संचित निधि पर जाएगा। और इस हिसाब से जब आप देखेंगे तो एक मिनट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस अंतर को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? समितियां कई तरह की होती हैं, अस्थायी समितियां होती हैं, अस्थायी समितियां होती हैं, तदर्थ समितियां आप देखते हैं। तो ज़्यादातर समितियों में ऐसा है कि लोकसभा के भी सदस्य हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हैं। लेकिन इसमें एक ऐसी समिति है जिसमें सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य हैं। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक शिकायत समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसका सही उत्तर है प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 क्या है? लोकसभा से हैं, ठीक है। समितियों वाले वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे कि समितियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनका काम क्या है, कैसे सदस्य चुने जाते हैं, सब कुछ हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 13, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य दोनों के लिए, और न ही संघ के लिए न ही राज्य के लिए। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इनका काम यही है कि वो लेखा जोखा करते हैं पैसे का, कहाँ खर्च हुआ, क्या हुआ। तो करेंगे तो या तो केंद्र के लिए या राज्य के लिए या फिर दोनों के लिए। लेकिन सही उत्तर यही है कि ये दोनों के लिए काम करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा कि जो कैग है वो दोनों के लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षक का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी संस्थाएँ हैं, सरकार के कुछ उपक्रम हैं, उनका भी वो देखती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे उत्तर में कुछ बातें लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? महान्यायवादी के बारे में ये आपको नोट मिली हुई है, देखिए ज़रा। वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, ठीक है। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ऊपर के तीनों कथन सही हैं। इससे आपका एक टॉपिक का रिवीजन भी हो गया और इसके माध्यम से भी रिवीजन हो गया कि भाई देखो, संसद में बैठेंगे, भाग लेंगे, बातचीत करेंगे, अपना मत रखेंगे, लेकिन अगर किसी मुद्दे पे वोटिंग होती है तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, कि इनको महान्यायवादी को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसकी व्याख्या है। प्रश्न संख्या 15, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बताइए। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष। इन सभी को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसकी PDF नोट आपको मिली है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से लड़े भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखेंगे कि फ़िलहाल तो ये क्वेश्चन ये है कि संयुक्त अधिवेशन क्या है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सी बातें होती हैं। लेकिन PCS में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया कि ये अधिवेशन बुलाता कौन है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस अधिवेशन की बैठक जब होती है तो उसमें अध्यक्ष कौन होता है, क्योंकि राज्यसभा में अपने अध्यक्ष हैं, सभापति साहब हैं।
लोकसभा में अध्यक्ष हैं, लेकिन जब दोनों साथ में बैठेंगे तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो उस समय कुछ नियम बनाए गए हैं। लोकसभा के नियमों के अनुसार ये संयुक्त बैठक होती है और लोकसभा के अध्यक्ष उस समय अध्यक्षता करते हैं। लेकिन प्रश्न तो हमारा ये है कि ये बुलाता कौन है? बुलाएंगे कौन? जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति साहब कहते हैं कि भाई जब आप लोगों के बीच में दिक्कत है, देखिए कोई साधारण विधेयक का मामला है और राज्यसभा लोकसभा के बीच में मतभेद है, अलग अलग मत हैं और एक तरह से जो है रुकावट आ गई है, कानून नहीं बन पा रहा है, तो राष्ट्रपति साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, साथ में बैठ के फैसला कर लेते हैं। साथ में बैठेंगे, साधारण बहुमत से वोट होगा और जाहिर सी बात है लोकसभा की बात मान ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बहुमत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी नियति है, ऐसा होता ही है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स हैं, बहुमत से फैसला लेना है तो लोकसभा के वो जीतेंगे, लेकिन ऐसे वोटिंग होती है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति साहब जो है वो बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन को, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहे वो 15 सवाल 15 प्रश्न जिनकी हम बात कर रहे थे इस PDF में और इस वीडियो में। इसमें बस इतना ही है। अगले दिन इसी समय मिलेंगे, ठीक है, 11 बजे। अभी तो मैं 10:52 पर रिकॉर्डिंग ख़त्म कर रहा हूँ। एडिट करने में, अपलोड करने में 1-2 मिनट शायद एक्स्ट्रा लग जाए 11 बजे की, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।